हेलो एवरीवन। और आज आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अध्याय 8 भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा क्या होती है? भाषा को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिससे लोग समझ सकते हैं। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। बहुत से लोग वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। हरलाक ने दोनों शब्दों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है। भाषा में बातचीत के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। वाणी भाषा का वह स्वरूप है जिससे अर्थ को दूसरों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। वाणी भाषा का एक विशिष्ट अंग है, जबकि भाषा व्यापक संप्रत्य है। वाणी भाषा का एक माध्यम है। बालकों में भाषा का विकास है। बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की द्वारा अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इससे विशेष भूमिका निभाती है। भाषा के भाग 4 होते हैं और स्वनिम, फर्स्ट स्वनिम है, सेकेंड है रूपिम, थर्ड वाक्य विन्यास और फोर्थ अर्थ विन्यास है। अब स्वनिम क्या होता है? स्वनिम यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन यदि हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो ये उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, जैसे अ, आ, ई, त इत्यादि। रूपिम शब्द का छोटा रूप होता है। जब बच्चे को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना आरंभ कर देता है। बौद्धिक विकास का पूर्ण होने कारण वह छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है। इनका स्वयं में भी अर्थ है। उदाहरण अच्छा, आना, तबला, आँख इत्यादि। वाक्य विन्यास सिंटैक्टिकली भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। वाक्य विन्यास का अर्थ होता है वाक्य की संरचना से, अर्थात कर्ता, कर्म तथा क्रिया का उचित स्थान पर निर्धारण। वाक्य विन्यास के अंतर्गत हर शब्द को क्रमिक रूप से रखा जाता है। उदाहरण है रमेश खाना खा रहा है। इस वाक्य के सभी शब्द क्रम में हैं। यदि हम लिखते हैं कि खाना रमेश खा रहा है तो यह वाक्य क्रम में न होने के कारण गलत है। अर्थ विन्यास जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो उसे अर्थ विन्यास कहा जाता है। उदाहरण रमेश काफ़ी पीता है। इस वाक्य के सभी शब्द अर्थपूर्ण हैं, लेकिन इस वाक्य को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि रमेश काफ़ी खाता है, क्योंकि काफ़ी को खाया नहीं पिया जाता है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में एक तरह से बालक ध्वनि संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की कोशिश तथा क्रियाओं के रूप में होती है। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की कोशिश करता है। रोने चिल्लाने की कोशिशों के साथ ही वह अन्य ध्वनि या आवाज़ें भी निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वयं द्वारा उत्पन्न एवं प्राकृतिक होती हैं। इन्हें सीखा नहीं जाता। हाव भाव तथा इशारों की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इस अवस्था में वे प्राय एक दो स्वर व्यंजन ध्वनियाँ निकालकर उसकी पूर्ति अपनी हाव भाव तक कोशिशों से करते दिखाई देते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था को भाषा अर्जन एवं विकास की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। भाषा सीखने के विभिन्न साधन। मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने के अनेक साधन बताए हैं, जो इस प्रकार है। कहानी सुनना। बालक अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से कहानियाँ सुनता है, जिनकी सहायता से वह बोलना सीखता है।
प्रश्नोत्तर के द्वारा। बालक स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं जिन्हें वह अपने घर में रहने वाले सदस्यों से पूछता है तथा उनसे उत्तर पाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों के ज्ञान के अतिरिक्त भाषा का भी विकास होता है। अनुकरण, इसका अर्थ नकल करना होता है। बालक अपने घर के सदस्यों द्वारा बोले गए वाक्य का अनुकरण करता है तथा इस माध्यम से वह अपनी भाषा का विकास करता है। बातचीत के माध्यम से भी भाषा का विकास होता है। बालकों में बात करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अब भाषा का महत्व समझते हैं। भाषा का महत्व निम्न रूप से स्पष्ट लिया गया है। इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर उससे संबंधित समाधान प्रदान करता है। ध्यान को आकर्षित करने के लिए सभी बालक चाहते हैं कि उनकी ओर लोग ध्यान दें, इसलिए वे अभिभावकों से प्रश्न पूछकर कोई समस्या प्रस्तुत करके तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सामाजिक संबंध के लिए भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। अंतर्मुखी बालक समाज से कम अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं होता। सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व। बालक समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन होता है। अब भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत निम्न है। बैंडूरा का सिद्धांत। बैंडूरा ने अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण कर बलपूर्वक कहा कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है। बालकों को जिस प्रकार का वाक्य सब सुनने को मिलता है उसे वह आसानी से सीख लेता है। अल्बर्ट बैंडूरा ने इस बात पर भी बल दिया कि प्रतिरूपण मॉडलिंग भी बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। इनसे भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। थर्ड, अनुबंध का सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंधन या साहचर्य का बहुत योगदान होता है। शिशुअवस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साहचर्य स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं। अनुकरण का सिद्धांत। जैपनीज, सर्ली, कर्टी तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी दोष परिलक्षित होता है। अब चोम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चोम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चोम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण निम्न हैं। स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, परिवार का आकार, बहुजन। स्वास्थ्य। हरलाख के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनसे भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि वालों से अच्छा होता है। टर्मन, फिशर एवं लिम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालकों की भाषा का विकास प्रत्यक्ष रूप से उनकी सामाजिक अंतर्क्रिया, माता पिता, सहयोगी, मित्र एवं उनके देखभाल करने वालों पर निर्भर करता है। बच्चे वही बोलते हैं जो सोचते एवं सुनते हैं।
इस प्रकार से वे नए शब्दों का संग्रह करते हैं। बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से कम होती है। परिवार का आकार। छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े आकार के परिवार से अच्छा होता है, क्योंकि छोटे आकार के परिवार में माता पिता अपने बच्चे के प्रशिक्षण पर उनसे बातचीत के द्वारा अधिक ध्यान देते हैं। बहुजन्म। कुछ ऐसे अध्ययन हुए जिनसे प्रमाणित होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों ही अपरिपक्व होते हैं। उदाहरण, यदि एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी की नकल करके दूसरा भी वैसा ही उच्चारण करेगा। 6 नंबर है द्विभाषावाद। यदि द्विभाषी परिवार है तो उसमें बच्चों की भाषा के विकास पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, यदि पिता हिंदी बोलने वाला और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली हो तो ऐसे बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है, वह भाषा बोलना सीख लेता है। प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए एवं उनका प्रयोग व्यावहारिक रूप से न किया जाए तो उस भाषा में अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। भाषा विकास क्या होता है? यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज से कतराने लगते हैं, उनमें हीनता की भावना का विकास हो जाता है और वे सामान्यतः अंतर्मुखी स्वभाव के हो जाते हैं। भाषा दोष शैक्षिक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। मुख्यतः भाषा दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। समस्या समाधान के लिए चिंतन इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। मान लीजिए कि आप अपने नए विद्यालय में समय पर पहुंचने के लिए अपने घर से विद्यालय तक का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपके चयन को कई कारक निर्देशित कर सकते हैं, जैसे सड़क की दशा, स्कूल का समय, यातायात का घनत्व, सड़क पर चलते हुए सुरक्षा इत्यादि। अंततः इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे उत्तम मार्ग का ही निर्णय लेते हैं। इसलिए इस जैसी साधारण सी समस्या के लिए भी चिंतन आवश्यक है। इस समस्या का समाधान हमारे पर्यावरण और पूर्व अनुभव से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर होता है। चिंतन क्या होता है? चिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है। चिंतन की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ होता है तथा उसके समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचता है। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति तथा मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है। चिंतन कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है, जैसे संकल्पना एवं तर्क। अब संकल्पना क्या होता है? संकल्पना चिंतन का एक मुख्य तत्व है। संकल्पनाएं वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों एवं जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। संकल्पना के अंतर्गत किसी के लक्षण जैसे मीठा, खट्टा, किसी के भाव जैसे क्रोध, भय तथा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच संबंध जैसे उससे अच्छा, इससे खराब आदि की बात की जाती है। संकल्पनाएं ऐसी मानसिक संरचनाएं हैं जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप प्रदान करती है। हम उनका सीधे निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनका व्यवहार द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। मनुष्य होने का कारण हमारे पास वस्तुओं, घटनाओं या प्रत्यक्ष की गई बातों के आवश्यक लक्षणों को अमूर्त रूप में धारण करने की शक्ति होती है। तर्क भी चिंतन का एक मुख्य पक्ष है। इस प्रक्रिया में अनुमान संलग्न है। तर्कपूर्ण विचार व समस्या के समाधान में उपयोगी होता है। तर्क उद्देश्यपूर्ण होता है और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं व निर्णय लिए जाते हैं। तर्क में हम पर्यावरण से प्राप्त जानकारी और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का कतिपय नियमों के अंतर्गत उपयोग करते हैं। तर्क 2 प्रकार का होता है: निगमन और आगमन। निगमन तर्क में हम पहले दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, जबकि आगमन तर्क में हम उपलब्ध प्रमाण से निष्कर्ष निकालने आरंभ करते हैं। सृजनात्मक चिंतन एक नवीनतम तकनीक है। यह बालकों में किसी विषय, तथ्य, घटना, वस्तु इत्यादि के बारे में सोचने का नवीन दृष्टिकोण विकसित करता है। सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देती है। इसे अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। यह विचार किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजित होता है और ये कई दिशाओं में होता है। शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे विषय वस्तु के बारे में उन्हें सृजनशील बनाने की ओर प्रोत्साहित करें।
यह चिंतन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, चाहे वह खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो, कलाकार हो। यह चिंतन कार्य करने की वैज्ञानिक तकनीक को जन्म देती है। यह मैं आर्यंथ बुक से आपको रीड करा रही हूँ।